अगर देवर भाभी का रिश्ता पति पत्नी के रिश्ते पर हावी होने लगे तो ऐसे में बेचारी पत्नी को क्या करना चाहिए? अगर किसी का पति अपनी पत्नी से ज़्यादा इम्पोर्टेंस अपनी भाभी को देता है, फाइनेंशियली, इमोशनली, हर तरीके से, तो क्या उस पत्नी का अपनी जेठानी पर आरोप लगाना गलत है? इसके अलावा पति अगर बुराई करते हैं, सबके सामने सारी ड्यूटीज परफॉर्म करने के बाद भी बेवजह शक करते हैं, या फिर सबके सामने जब होते हैं तो इंसल्ट कर देते हैं, अकेले में ठीक रहते हैं, अगर इस तरीके की प्रॉब्लम पति के साथ हैं तो उनको कैसे डील करेंगे? ससुराल में दूसरा इम्पोर्टेंट जो बंदा होता है, जिसके ऊपर आपका सुख और शांति डिपेंड करता है, दैट इज सासू माँ। अब अगर किसी की वर्किंग वुमन है और सास उस मेड को नुक्ताचीनी करके बार बार हटाती रहती है, तो वो क्या करें? या फिर घर में काम करने के लिए बहू नौकरानी की तरह है, लेकिन डिसीजन लेने के लिए सास या फिर ननद, हर चीज़ में वो इंटरफेयर करते हैं। इवन एक बहू अपने पति के साथ घूमने भी नहीं जा सकती अकेले, तो जब भी जाएगी प्रॉब्लम होगी। ऐसी बहुत सारी कंडीशन है। या फिर सास पॉलिटिक्स करती हैं कि सामने अच्छी अच्छी रहेंगी जब उनके बेटे या पड़ोसी होंगे, लेकिन पीछे अलग ही उनका रूप होता है। या फिर सबके सामने बहू की लगातार बुराई हो रही है, चाहे बहू कितने भी अपने फर्ज को अंजाम दे रही है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो घूम फिर के बार बार आते हैं, लेकिन आपने अपनी या अपने किसी खास व्यक्ति की लाइफ में इन चीज़ों को देखा होगा ज़रूर होते हुए। किसी की जीवन में इनकी मात्रा कम है, किसी की में ज़्यादा है, लेकिन ऐसा कोई आपको नहीं मिलेगा कि नहीं, ऐसा मैंने तो आज तक नहीं सुना। तो ये कुछ जनरल टॉपिक हैं जो 2 एपिसोड के क्वेश्चन आंसर मैंने निकालने की कोशिश की। क्वेश्चंस कुछ के जवाब मैंने वहीं पर दे दिए कमेंट सेक्शन में ही, और कुछ को मैंने पेन डाउन कर लिया। तो चलो फटाफट से इन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करते हैं और एपिसोड शुरू करते हैं। देवर भाभी की जो मैंने शुरू में बात की उसमें 2 कमेंट आए हैं। उसमें एक कमेंट ऐसा आया है कि जब उनकी 2 जेठानियां हैं जिन्होंने कमेंट किया है, और उन्होंने अपने कानों से किचन में जेठानी को सास के साथ बातें करते हुए सुना अपने खिलाफ, लेकिन फिर भी जब वो अपने हस्बैंड को बताती हैं तो वो कहते हैं कि छोड़ो। और इसके बाद भी बुरा बर्ताव होने की वजह से ये लोग अलग रहते हैं, पर फिर भी जो इनके हस्बैंड हैं वो अपनी भाभी को फ़ोन कॉल्स वगैरह करते रहते हैं, बच्चों की वीडियो वगैरह भी शेयर करते हैं। अब इनकी शिकायत ये है कि जो जेठानी के हस्बैंड हैं वो इनको कभी कॉल या मैसेज नहीं करते, कोई मतलब नहीं रखते, उन्हें बातें टोन की तरह मारते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब इन्हें शिकायत ये है कि उसका पति मुझसे कोई बात नहीं कर रहा ढंग से, लेकिन मेरा पति लगातार उनसे बात कर रहा है, और इनको ये चीज़ अपनी जेठानी के सामने लेट डाउन फील कराती है कि उनको ऐसा लगता होगा कि देखो इसके साथ इतना पॉलिटिक्स और इतना बुरा करने के बाद भी इसका पति मेरे हाथ में है। तो देखो इस कंडीशन में आप जो देख रही हो, आपका देखने का नज़रिया अपनी जगह से बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप इसको बाहर से देखो, आपके पति अगर आपके साथ रह रहे हैं अलग, लेकिन फ़ोन कॉल्स और इन सब के जरिए जुड़े हुए हैं, मेरे हिसाब से वो जस्ट रिश्ते के डोर को बांधे रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप उनकी लाइफ में बाद में आई हैं, एक भाभी आती है। मैं ये नहीं जा रही, कई जगह इसमें गलत रिलेशनशिप भी हो जाती है, बहुत बार मैंने देखा है, बहुत सुना है, लेकिन हर जगह गलत नहीं होता। तब भी एक बहुत ब्यूटीफुल सा रिश्ता होता है देवर भाभी का, है ना? तो उस रिश्ते को बिल्कुल ख़त्म कर दे अगर लड़का, तो क्या होता है कि भाई शादी के बाद देवर बदल गया, अब तो ये अपनी पत्नी की सुन रहा है, भाभी तब तक ही चाहिए थी जब तक शादी नहीं हुई थी, अब तो बात भी नहीं करता, या फिर अभी से अपनी पत्नी के लिए सारी चीज़ें ठीक चाहिए, मेरे टाइम पे नज़र नहीं आता था। ये चीज़ें होती हैं, ऑब्वियस है, बहुत सारी जगह आपने देखी होंगी। अब अगर लड़का नहीं बदल रहा कि पत्नी के आने के बाद भी वो भाभी को उतना ही मान सम्मान दे रहा है, तब हमारी पत्नी जो है वो परेशान हो रही है कि भाई मेरे से ज़्यादा वैल्यू उन्हें दे रहे हैं। तो दोनों ही कंडीशनों में लड़का फंसता है, ठीक है। अब फंसता जब लड़का है तो कायदे में ये लड़के की जिम्मेदारी है कि वो, जैसे सास और बहू दोनों के बीच में तालमेल बिठाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी लड़के की होती है, उसी तरीके से जेठानी और देवरानी के बीच में जब एक का वो पति है और दूसरी का देवर है, तो भी ये जिम्मेदारी
उस लड़के की ही है कि वो दोनों को ये सेटिस्फेक्शन दे कि हाँ, मैं आप दोनों के लिए जो मेरा फर्ज है वो मैं पूरा कर रहा हूँ। अब इन केस वो नहीं कर पा रहे, तो आप ये मान के चलो कि आपको वो फोर्स नहीं कर रहे ज़बरदस्ती बात करने के लिए, और अगर वो कर रहे हैं खुद, तो मेरे हिसाब से वो अब एक रिश्ता को जो है वो जोड़े रखना चाह रहे हैं। आप बस ये मेक श्योर कीजिए कि ये केवल एक देवर भाभी का हेल्दी रिश्ता ही है ना, या कुछ और। तो अगर कुछ और नहीं है तो नो नीड टू वरी। जब भी एक, अगर वो उनकी सुन रहे हैं या उनसे एक वास्ता रख रहे हैं, तो इट्स अ बॉन्ड, ठीक है। आप अपना बॉन्ड अब क्रिएट कर रहे हो, आप उनकी लाइफ में बाद में आए हो, तो धीरे धीरे आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। थोड़े दिन बाद वो बिल्कुल जीरो हो जाएंगी, या फिर ऐसा रहेगा कि हाँ, भाभी की भी सलाह ले रही है लेकिन आपकी सलाह भी मैटर करेगी। दूसरी चीज़ क्या हो रही है कि उनके हस्बैंड आपसे बात नहीं करते। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ, डू यू रियली नीड इट? आपको सच में लगता है कि मेरा पति उससे बात करता है तो उसका पति मुझसे बात करे? क्योंकि हमारे यहाँ पे अगर बहुत बोलने वाला व्यक्ति भी है ना, तो भी वो छोटे भाई की पत्नी से बहुत हाँ हूँ ना नू इतनी बात होती है। उससे ज़्यादा बात करना हमारे यहाँ पे ना किसी को ज़रूरत महसूस होती और ना ही अच्छा सा लगता। जो एक छोटा देवर और भाभी बात कर लेंगे, वो एक जेठ और उसके छोटे भाई की पत्नी नहीं करते। बहुत हुआ बस, थोड़ा बहुत, ठीक है। तो अगर वो आपको टोंट मार रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, फिर आप उनसे फ़ोन कॉल या कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करो तो ज़्यादा अच्छा है। फ़ोन कॉल भी करेंगे तो वो कुछ ऐसा ही बोलेंगे। तो आप इस पूरी कहानी में साइड लाइन हो। आपको अपने पति के दिल दिमाग में अपनी जगह बनानी है, बजाय उनकी जगह को इरेज करने के। जैसे जैसे आपकी जगह बढ़ती जाएगी, उनका जगह कम होती जाएगी, ऑटोमेटिक होगी ये चीज़। लेकिन आप खींचातानी करोगी तो कहीं ना कहीं आपके और आपके पति के रिश्ते में खिंचाव आएगा, तनाव आएगा। और अगर वो लोग वास्तव में आपका बुरा ही चाह रहे हैं, आपके खिलाफ कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, तो इसमें उनकी जीत होगी, आपको ये मानना है, ठीक है। तो अपने रिश्ते पर काम करो, अपने ऊपर काम करो। कोई आपको कॉल कर रहा है, नहीं कर रहा है, या फिर आपके साथ किसी का बर्ताव कैसा है, इसके आधार पे आप अपने पति का बर्ताव डिसाइड मत करो। तो आप शांति से रहोगे, आपका रिश्ता स्मूथ चलेगा। और इसके अलावा धीरे धीरे जैसा आप चाहती हैं वैसी स्थितियां आपके और आपके पति के बीच में बनेंगी, ठीक। अब दूसरी एक कमेंट इस पे क्या आया था कि घर खर्च में जय में भी उनके पति पैसे मुझे नहीं देते, मेरी जेठानी को देते हैं, और मेरा 1 साल का छोटा बच्चा भी है। इस ऐसा कमेंट आया था। तो इससे मुझे ऐसा लगा कि जॉइंट फैमिली की वजह से मे भी सारा खर्चा और जिम्मेदारी उनकी जेठानी उठा रही होंगी। तो आपको सिंपली ये करना है कि ठीक है, घर खर्च के बाकी दूध, राशन, बिजली, ये सब आप पानी, सबके पैसे भाभी को दो, वो मैनेज कर रही है, ठीक है, इतने सालों से कर रही है, आप बचे हुए जिम्मेदारी से। लेकिन आप उनसे ये बोल दो कि जो भी घर के बजट के हिसाब से मेरे खर्चे पर्सनल, मुझे लिपस्टिक लेनी है या बच्चे का डाइपर लेना है या कुछ भी है जो मुझे पर्सनल खर्चा मुझे लग रहा है कि हाँ मेरा मन है लेने का, उसके लिए जो मेरा बनता है वो आप मुझे दे दिया करो। बाकी घर खर्च का पूरा जैसे भाभी चलाती है चलाती रहे। तो आप दो टूक बात करो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब आते हैं सासू माँ के मुद्दे पर। जेठानी के यही 2 क्वेश्चन थे। सासू माँ के मुद्दे बहुत सारे हैं। एक में आया है कि उनकी सास हैं और एक नंद है बड़ी जो उनके साथ ही रहती है, और एक अनमैरिड है जो आके इंटरफेयर बीच बीच में करती है। प्रॉब्लम यह है कि काम सारा ये अकेली करती हैं, सारे काम करने के लिए बहू है, लेकिन हर बात में जो डिसीजन लेने की पोजीशन में है वो इनकी सास और नंद है। अगर उनको ना पूछो या उन्हें शामिल ना करो तो घर में बवाल हो जाता है, बतंगड़ खड़ा हो जाता है, और ऑब्वियसली फिर इनके पति और इनका झगड़ा होता है। अगर सुनने चलो तो हर चीज़ में, इवन कहीं जाना आना है, कुछ भी करना है, तो सास और नंद उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं। तो इनकी मेन प्रॉब्लम क्या है कि हम कहीं घूमने भी नहीं जा सकते अकेले, और हर चीज़ में बंधन है। तो देखो, हर चीज़ में बंधन, वो तो आपको इतने दिन में आदत पड़ गई होगी। अगर आप अर्निंग हो तो आप अपने थोड़े पैसे अपने पास रख सकते हो, नहीं है तो जब आपके और आपके पति के बीच में इक्वेशन ठीक है, उनसे 2-4-5 हज़ार रुपये आप अपनी जेब खर्ची के अलग ले लो। बाकी घर खर्च जैसा चल रहा है चलने दो, ठीक। अब काम की बात है। काम की पूरी जिम्मेदारी अगर आपके ऊपर डाली गई है तो भी आप अपने हिसाब से काम करिए, जितना आपका शरीर अलाउ कर रहा है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। वो लोग बैठी हुई हैं इसलिए आप चिढ़ रहे हो, केवल इसलिए, लेकिन आप कर सकते हो। ये चीज़ अगर आप दिमाग से निकाल दोगे तो आपको गुस्सा कम आएगा। आप मान लो कि मेरा काम है, मुझे करना है, ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी जो सबसे बड़ी अहमियत जो मैं सलाह को दूंगी वो क्या है कि आप कहीं घूमने नहीं जा सकते।
अब देखो, जब तक आपकी सास और नंद हैं, अगर आप इस चक्कर में रहोगे कि जब ये हमें अलाउ करें और हम जाएं, अब वो अलाउ कर नहीं रही, ठीक है। दूसरी चीज़ कि वो भगवान के पास जाएंगी या कभी आप अकेले होगे तब जाओगे, पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी इस चक्कर में, तो क्या जाओगे ही नहीं। तो बेस्ट क्या होता है कि अगर ऐसा कोई बंदा आपके यहाँ है, आप उनको लेके जाओ घूमने, जहाँ भी जा रहे हो, भले उनके जाने लायक जगह है या नहीं है, और जहाँ आप जा रहे हो वहाँ पे आपको जो करना है करो, जो पहनना है पहनो। अब वो वहाँ पे अगर उनको लगता है ऑकवर्ड सा, तो लगने दो उन्हें, क्योंकि उनकी गलती है, उन्हें मना करना चाहिए था, उन्हें समझना चाहिए था कि पति पत्नी को भी थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है साथ जाने का। आप वहाँ जाओ, खूब फोटो खिंचवाओ, आपके हस्बैंड जितना कोऑपरेट कर सकते हैं एंजॉय करने में आप करो, लेकिन आपको जहाँ जाना है आप जाओ, साथ में उन्हें भी ले जाओ कि दीदी आप भी चलो, मम्मी आप भी चलो, इस बार छुट्टियों में यहाँ चलते हैं, ठीक है। अब उसमें भी जो डिसीजन होगा ना कि कहाँ जाना है, उसमें हो सकता है आपके यहाँ फिर वो हो, तो उसमें आप पर्चियाँ डाल लो, कुछ कर लो, लेकिन कोशिश करो कि 5 बार में से 1 बार तो आपके मन की जगह जाएंगे। आप कहने को तो रहोगे कि हर बार इन्हीं की मर्जी से चले जाते हैं, अरे एक बार मेरे मन से भी चल लो, लेकिन आपको घूमने को तो मिलेगा ना, जो आपकी मेन दिक्कत है। और ये मैंने देखा है, जिन लोगों के साथ ऐसी दिक्कत है कि जो छोड़ नहीं सकते, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, वो सिंगल बेटे हैं या अपनी माँ का या पिताजी का उनको ध्यान रखना ही रखना है, लेकिन उनको अकेले छोड़ के नहीं जा सकते, इस चक्कर में वो घूमने नहीं जा रहे, तो उन्हें लेके जाओ। जितनी भी उनकी फिजिकल कंडीशन है जाने लायक, तो उनको लेके जाओ, वो भी मज़े करेंगे, आप भी मज़े करो, कुल मिला के लाइफ में एंजॉयमेंट होना चाहिए। अब आपको अकेले जाके ऐसा क्या ही कर लेना है जो उनके साथ नहीं हो पाएगा, सिंपल सी बात है। पति पत्नी हो, सालों हो गए शादी को, घर में हो, वहाँ जाके अगर आपको ऐसी प्रिवेसी नहीं भी मिली कि बस मैं और तुम, आप बिलीव करो ऐसा भी कुछ होने वाला होता नहीं है। जस्ट ये है कि घूम लिए, नई जगह देख ली, कुछ फोटोज़ वगैरह खिंचवा ली, अच्छे से एंजॉय कर लिया, बाहर का खाना खा लिया, यही सब चीज़ें होती हैं। तो ये आप फैमिली के साथ भी आराम से कर लोगे और एक्चुअल में अपनी लाइफ जी लोगे, वरना इंतज़ार के चक्कर में तो सारी लाइफ निकल जाएगी। एक क्वेश्चन बड़ा मुझे लैंग्वेज वाइज अजीब लगा जो इसमें आया है, कि वो एक बच्चे की माँ हैं जिन्होंने कमेंट किया है और दूसरी बार प्रेग्नेंट है। उन्होंने वर्ड यूज़ किया कि मेरी सास को मुझसे जलन होती है। तो देखो, यहाँ जलन मुझे लगता है बिल्कुल गलत शब्द है। जलन या ईर्ष्या तब होती है, उस भावना को आप कहोगे जब कोई काम आप करना चाह रहे हो या कोई चीज़ आप पाना चाह रहे हो, वो आपको नहीं मिली, दूसरे को मिल गई, तब जो गुस्सा आता है, तब जो चिढ़ होती है, उसको जलन कहते हैं। तो आप प्रेग्नेंट हो, इसमें सास को जलन नहीं हो सकती, क्योंकि सास आपकी जगह पे नहीं है। वो अपने ही बेटे का बच्चा देख के वो जलेगी नहीं। प्रॉब्लम क्या होती है कि अभी वो बच्चे को देख रही हैं, इन्होंने कमेंट में किया कि जब से मैं प्रेग्नेंट हूँ तब से वो उस बच्चे को भी नहीं देख रही, काम में भी नहीं सहारा लगा रही। जो मुझे समझ में आता है टेंडेंसी क्या होती है ऐसे टाइम पे, कि वो एक बच्चे को आपको थोड़ा सपोर्ट कर रही हैं, देख रही हैं, घर में भी देख रही हैं। अब आप दोबारा प्रेग्नेंट हो गई ना, एक फोबिया सा चढ़ता, बुखार सा, कि भाई अब ये मतलब बीमार रहेगी या ये अब वर्किंग ऑर्डर में नहीं रहेगी, अभी मैं इसका कर रही हूँ, अब दूसरा भी आ जाएगा, वो सारा वर्कलोड आ जाता है दिमाग में। इस वजह से वो चिड़चिड़ी हो जाती है और छोड़ देती है कि भैया दूसरा कर रही है, अपने ऊपर कर। मैं आपको बताऊं, असली चीज़ ये होती है दिमाग में। कोई सास बहू का बच्चा देख के जल सकती है, इसे मैं नहीं मानूंगी। आई एम सॉरी, अगर कोई मानता हो तो मुझे बताना कि ऐसा होता है क्या, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी माँ अपने बेटे की औलाद आते टाइम देख के जलेगी। जलन इज़ बिल्कुल रॉन्ग वर्ड। हाँ, किलस सकती है कि यार ये काम बढ़ा दिया या कुछ और है, या अब ये पड़ जाएगी बहाना बना के, इस तरीके की लैंग्वेजेस मैंने सुनी हैं। तो उस टाइम पे सासें सपोर्ट करना बंद कर देती हैं। अब आपको क्या करना है, देखो, जब तक दूसरा बच्चा आएगा, पहला थोड़ा बड़ा हो जाएगा, संभल जाएगा। दूसरी बात मैं हमेशा कहती हूँ, चाहे आप वर्किंग हैं, चाहे आप हाउस वाइफ हैं, आप अपने बच्चे अपने ऊपर पैदा कर रहे हैं, किसी और के ऊपर नहीं। अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स बच्चे के हेल्प कर देते हैं तो ये उनकी अच्छाई है, लेकिन आप उन्हें फोर्स नहीं कर सकते। उनका काम था आपके पति को, आपकी नंदों को, आपके जेठों को पालना, उनकी औलादें वो थी, उनकी जिम्मेदारी वहाँ पर पूरी हो गई। अब वॉलंटियर है, वो चाहें तो करें, नहीं चाहें तो नहीं करें। आपका बच्चा है, आपको पालना है। दूसरी चीज़ कि हम बच्चा पाल रहे हैं तो फिर इनका क्यों करें, अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन्होंने भी अपने बड़ों का किया होगा, ठीक है। तो अगर वो कर देते हैं तो ये बढ़िया है, गुड लक है हमारा, लेकिन नहीं करते तो आप उन्हें फोर्स नहीं कर सकते। जब आप ये मान लोगे अपने मन में
कि मैं उन्हें फोर्स नहीं कर सकती, मेरा बच्चा वो पकड़े ही पकड़े, और अगर उन्होंने नहीं पकड़ा तो मैं मुंह बनाऊंगी, तो आपको गुस्सा आना कम हो जाएगा। जब आप पूरी तरीके से उस बच्चे की और काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर समझेंगी तो वो थोड़ा सा भी सहारा लगाएंगी ना, आपकी नज़र में लगेगा यार अच्छा इन्होंने पकड़ लिया। सब ये इसका खेल है और कुछ नहीं है। आपको गुस्सा आना बंद हो जाएगा, ट्राई करके देखना। दूसरी बात, आपका जो दूसरा बेबी आ रहा है, अभी आप कुड़ रही हो या उनको देख के परेशान हो रही हो, उसके दिमाग पे वही चीज़ें असर कर रही होंगी। ये कलेश टेम्परेरी है, लेकिन उस बच्चे के दिमाग पे जो असर पड़ेगा वो परमानेंट होगा। तो मैं आपको सलाह दूंगी कि आप इस टाइम अपनी प्रेगनेंसी पे ध्यान दें। वर्कलोड है, नहीं हो रहा आपसे, तो आपकी प्रायोरिटी आपका पहला बच्चा है, साथ में खाना मिल जाए तीनों टाइम, कपड़े धुल जाएं, सर्वाइवल मोड पे जो मैं कहती हूँ हमेशा, वो घर को डालो ताकि आपकी सेहत बनी रहे। मेन प्रायोरिटी वो है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखो, थोड़ा सा अपना माइंडसेट चेंज करो। जहाँ वो एक बच्चे को संभाल रही हैं, कर रही हैं, तो ऐसा नहीं है बिना किसी बात के वो दूसरे का ध्यान नहीं रखेंगी, थोड़ा बहुत करेंगी, हो सकता है वो प्रेशर में आ रही है, दैट्स इट। हमेशा के लिए वैलिड क्वेश्चन आता है कि बहू के साथ अलग व्यवहार होता है और बेटी के साथ अलग। बेटी वेस्टर्न पहन सकती है, सब कुछ पहन सकती है, लेकिन बहू को कहा जाता है कि तुम इंडियन पहनो, क्योंकि बहू का रूप बहू का ही होता है। तो यहाँ मैं आपको वो देना चाहूँगी कि अगर एक जिद है कि मुझे पहनना ही है तो पहन लो। 90% ससुराल वाले इस चीज़ पे आपको मारेंगे नहीं कि आपने ये क्यों पहना। थोड़ा कलेश होगा कि मना किया था फिर भी पहन लिया, ये वो बातें कहेंगे, वो सुनने के लिए तैयार रहो। लेकिन अगर आपके लिए सच में मैटर करता है कि मुझे वेस्टर्न पहनना ही है तो आप पहन लो, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ ये एक जिद है तो मेरे हिसाब से छोड़ दीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो इंडियन पहनते हैं उनका वेस्टर्न पहने बिना जीवन नहीं कटेगा या वो अच्छे नहीं लग सकते। और रही बात ये कि वेस्टर्न ज़्यादातर जो मुझे लगता है कि वो डेली में तो कम ही मन करता है। मिडिल क्लास वालों का ये है कि कहीं बाहर गए कभी पहन लिया, ये वाली चीज़ होती है। तो अगर आपका सच में मन है ना तो आप पहन लो, इतना मत सोचो कि बहू बेटी ये इतनी बड़ी वाली बात नहीं है। मना सब करते हैं ऑब्वियसली, सबको बहू वही चाहिए, आज भी पल्ला वल्ला करे हुए कि हाँ बहू सी लग रही है, लेकिन नहीं भी लग रही तो कोई बात नहीं, ये कम्प्लीटली आप पे है, इतनी बड़ी बात नहीं है। और ये मुझे लगता है कि सबसे छोटा फ़र्क है जो बहू और बेटी में होता है और मैटर करता है। और बड़े बड़े फ़र्क हैं थकान के, काम के, कितना ही काम कर लेगी, बेटी ने थोड़ा किया बहुत कर रही है, उसने इतना भी कर लिया दादी तुम करती क्या हो, वो प्रेग्नेंट है बहुत ध्यान रखना है, बहू प्रेग्नेंट है लड़ रहे हैं, वो चीज़ होती है मेन जो हिट करती है कि यार क्या औरत है। लेकिन ये बहुत छोटा सा है, आप खुद को टटोलो, अगर आपके लिए मैटर करता है सच में वेस्टर्न पहनना, पहन डालो। एक दो बार पहनोगे आपको पता लग जाएगा कि सच में मैटर कर रहा था या बस एक जिद थी, और उसके बाद सॉर्टेड हो जाओगे आप। बस हमें वेस्टर्न पहनते टाइम थोड़ा सा ये देखना चाहिए कि ऑड तो नहीं लग रहा है, मतलब एज के अनुसार अप्रोप्रिएट, भौंडे ना लगें, बदन दिखाऊ ऐसे वाले ना हो कि जिसमें हम चीप लगें, गंदे लगें, या हमें देख के हमारे परिवार वालों को ऐसा लगे कि अरे यार क्या पहन लिया, है ना। आप तसल्ली कर लो शीशे में एक बार देख के कि अच्छे लग रहे हो ना, और अगर लग रहे हो डिसेंट और अच्छे स्मार्ट तो फिर पहन लो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये क्वेश्चन मैं आपको सुनाऊं कि मैं अपनी सास को अच्छा खाना देती हूँ फिर भी बुरा बताती हैं, पति भी उसकी बात मानता है, ससुर के एक्सपायर हो जाने के बाद वह ये सब करती हैं और मेरा जीना बिल्कुल हराम कर रखा है। इस पे और कमेंट भी आए हैं कि मेरी भी यही कंडीशन है, मेरी सास भी पॉलिटिक्स करती है, सब करने के बाद भी कहती है कुछ नहीं करती, सारा दिन फ़ोन पे बुराई करती हैं, और पहले वाले में पड़ोसी और रिश्तेदारों की बुराई हो रही थी, तीसरा आया है बहन सब एक ही नाव पर सवार है। तो ये वाली बात ना बहुत होती है, आपने भी देखा होगा कि बहू जितना एक कहना चाहिए एक रीजनेबल चीज़ जो वो कर सकती है वो कर रही होती है, लेकिन फिर भी कई बार करते करते भी, मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल श्रवण कुमार बन गई है, लेकिन जितना वो कर रही है उसको भी नकार दिया जाता है। आपने आई एम श्योर बहुत बार देखा होगा कि करने के बाद भी कह रहे ये कुछ नहीं, अरे उस करने वाले से पूछो जो आपको कुछ नहीं लग रहा है वो उसके लिए कितना बड़ा टास्क था, लेकिन उस चीज़ को सिरे से नज़रअंदाज कर दिया जाता है। और उस टाइम पे जो कर रहा है बहू या जो भी, उसका मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाता है कि यार इतना कर रहे हैं इनके लिए, लेकिन ये फिर भी सबके सामने बेइज्जती कर देती हैं। अब यहाँ पर मैं आपके लिए क्या कहना चाहूँगी कि आपको करना क्या है ऐसे टाइम पे। देखो गुस्सा आना उस टाइम पे स्वाभाविक है, लेकिन आप क्या ही कर सकते हो गुस्से में। तो आप जो काम कर रहे हो
वो आप सोच समझ के कर रहे हो कि ये ही सही रास्ता है। अगर कोई और ऑप्शन होता तो शायद कब के आप इस जिम्मेदारी से पीछा छुड़ा चुके होते, है ना। आपको पता है टेक्निकली और एथिकली ये सही तरीका है कि हम इनकी देखभाल करें बुढ़ापे में और सेवा करें इनकी, ठीक है, इसीलिए आप कर रहे हो। अब वो कर रही हैं प्रॉब्लम। तो जो आपका मेन कंसर्न है इन दोनों तीनों क्वेश्चंस में कि सबके सामने मेरी बुराई करती हैं फ़ोन पे या फेस टू फेस, ठीक है। तो अगर आपका जो बुराई वाला सुनने वाला बंदा है वो आपके टच में है, आपको जानता है, तो उसको पता होगा कि आप उनका कैसे ध्यान रखती हैं, कितना रखती हैं, ठीक। नहीं पता तो जब वो आपके पास दो तरीके हैं, जब आपके सामने बुराई हो रही है आप सामने से कन्फ्रंटेशन कर दो। मान लीजिए आपने उन्हें दवाई दी लेकिन उन्होंने कह दिया कि इस ये तो मेरी दवाई का भी होश नहीं रहता, मैं खुद ही लेती हूँ, तो आप जाके बोल सकते हो कि मम्मी जी आपको मैंने डब्बे पे लिख के दिया है, या आपको दी तो थी, आपको हाथ में चाहिए मैं कल से वो भी दे दिया करूँगी। आप सामने से कन्फ्रंटेशन कर लो। उस टाइम पे अगर आप सीधे बोलोगे ना, सामने वाले पे क्या इंप्रेशन पड़ेगा कि अगर इसकी गलती होती है चुप रहती, देखो उसकी गलती नहीं थी इसीलिए तो आई निकल के। टोन बिल्कुल सही रखना, क्योंकि उस टाइम पे अगर आप गुस्से में फट पड़े तो एकदम इमेज उल्टी पड़ती है फिर उस टाइम पे कि भाई ये मेरे सामने इतना बोल रही है अपनी सास को इतनी गंदी तरीके से, अकेले में तो क्या बोलती होगी। समझ रहे हो, कितना भी गुस्सा आ रहा हो उस टाइम पे बिल्कुल शांत रहना है, आराम से बात करो कि क्या नहीं दिया आपको, क्या नहीं बना के दिया, एक स्माइल के साथ बात करो, तब सामने वाला तुरंत हिट कर जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके साथ भी ये चीज़ हुई होगी अपने सास के टाइम पे, या अभी वो सास है तो वो उसको लगेगा कि यार करते करते भी मैं भी अपनी बहू को ऐसी कहती हूँ, ये भी ऐसी कह रही होगी। अंदर खाने सबको पता होता है। तो या तो आप सामने से कन्फ्रंटेशन कर लो। अगर आपको नहीं करना है, आपको नहीं जाना है झगड़े में, या आपकी नहीं हिम्मत पड़ रही साथ में मतलब ऐसे बात करने की, ठीक है, तो दो चीज़ें हैं। देखो, जिनसे वो बुराई कर रही हैं अगर वो आपको जानते हैं तो वो ये भी देख रहे होंगे आप कैसा ध्यान रखती हो। अगर वो आपको नहीं जानते, मान लीजिए ऐसे लोगों से बुराई करें जिनसे आपका मिलना जुलना नहीं होता, तो मिलना जुलना तो होता ही नहीं, फिर टेंशन की क्या बात है। जब वो मिलेंगे जुलेंगे तभी तो कुछ कहेंगे। अब हमारे पीठ पीछे कौन किससे क्या कहता फिर रहा है ये हमारी प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं है तो हमारी प्रॉब्लम। इस बारे में हम क्यों ही सोचे कि हमारे पीछे क्या बातें हो रही हैं। जो अगर आपके सामने आके बोलता है तो आपके पास कहना चाहिए सच है, उसको साक्षी की क्या ज़रूरत है। तो कहने का मतलब आप ध्यान जितना रख रहे हो आप रखते रहो, उनकी बातें बर्दाश्त ना हो ईयरफोन लगा लो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मुझे तो ये बातें सुननी ही नहीं है, एक चांस ले सकते हो कॉन्फ्रंटेशन का। लेकिन बुजुर्ग लोगों को आप कॉन्फ्रंट कर भी लोगे, वो बच्चे की तरह हो जाते हैं, रोना पिटना शुरू कर देंगे, या फिर हाँ हूँ उस टाइम पे मान जाएंगे, अगले दिन सुबह फिर वही कर रहे होंगे। तो इस चीज़ में ना ही पड़ो पचड़े में तो ज़्यादा अच्छा। लेट इट बी, जो चल रहा है उनकी सेवा का जो आपका अभी तक चल रहा है उसको कंटिन्यू करते रहो, वरना होगा ये कि जिस दिन आपने एक गलत कदम उठाया आपके इतने सालों की मेहनत हो जाएगी खराब, जो आप इतने सालों से उनका ध्यान रखते आ रहे हो उसको बर्बाद करने का मैं कभी भी सलाह नहीं दूंगी। अब एक लास्ट आता है कि एक गवर्नमेंट टीचर हैं, उन्होंने घर में थोड़े बहुत तनाव चल रहे थे, उस वजह से उन्होंने अपनी जो पैतृक संपत्ति ससुराल से मिल ली थी उसमें से कुछ भी नहीं लिया, लेकिन उन्होंने लोन वगैरह लेके अपनी घर गृहस्थी अलग बनाई और रहने लगी। अब दिक्कत क्या हो रही है कि जो उनकी जेठ जेठानी है उनको क्या लग रहा है कि भाई ये तो अलग हो गई मज़े से, तो यानी कि थोड़ा सा हार्ड टू हैंडल होंगी उनकी सास इसीलिए ऐसी फीलिंग आ रही है दोनों लोगों के मन में। तो अब उनके जेठ जेठानी ने खेल दिया मास्टर स्ट्रोक कि हम जा रहे हैं अब्रॉड। अब वहाँ जा रहे हैं तो सास और एक नंद भी रहती है साथ, तो वो अब इनके पास आ जाएंगी रहने के लिए, और वो भी परमानेंटली। इनकी नींद उड़ गई है अब इस बात को लेके कि अगर इनके साथ ही डील करना था, रहना ही था, तो फिर मैंने क्यों लोन लेके भाई घर गृहस्थी बनाई, मैं क्यों पिसी लोन के चक्कर में। 1 साल में तो चुकता नहीं लोन, मैं भी अभी भी चल रहा हूँ। अब इनके लिए करना क्या है, देखो आपने वो जो बनाया घर, अगर मेन दिक्कत है प्रॉपर्टी की, ठीक, कि अगर इनके साथ ही रहना था तो प्रॉपर्टी क्यों बनाई, तो देखो प्रॉपर्टी ये वाली आपके नाम पे है, एक चीज़ हो गई। और टेक्निकली एथिकली जब आपकी सास और नंद इनके आपके साथ रह रही हैं तो अब जाके कहीं ना कहीं आपको अपनी पैतृक संपत्ति का जो हिस्सा था वो भी मिलेगा।
थोड़ी भी अगर जेन्युइन फैमिली होगी तो। ठीक है। अब दूसरी चीज़ कि इनके साथ में डील कैसे करूँगी। ऑब्वियसली परेशान होंगी, जब भी तो आपने इतना बड़ा कदम उठाया। कहीं ना कहीं आपके हस्बैंड भी आपके साथ ही हैं, वरना वो आपके साथ रहते नहीं लगा के। समझ उनको भी आ रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई और ऑप्शन नहीं है। तो ये टाइम है अपने पति के साथ खड़े रहने का। बात रही उनको डील करने की, तो पहले की कंडीशन में और अब की कंडीशन में थोड़ा ध्यान से देखो, फर्क है। उनके पास पहले 2 ऑप्शन थे, उनमें से उन्होंने चूज किया। एक बेटा चला गया, दूसरा था। अभी उनके पास आप ही। थोड़ा सा मे भी उनकी पर्सनैलिटी में चेंज आ जाए, दोनों की में। फिर भी अगर वो पुराने ट्रैक पर आती हैं, दोबारा वही कलेश शुरू होते हैं जो आप अवॉइड करते आ रही हैं, इसीलिए आप यहाँ आ गई दूसरे घर में। अगर वो चीज़ें दोबारा शुरू होती हैं तो आप उनको मेक श्योर कीजिए स्टार्टिंग में रोक दो। सीधे बोल दो कि मम्मी या दीदी जो भी शुरू कर रही है कि यार ये चीज़ें मत शुरू करो, क्योंकि अब ऑप्शन नहीं है, ना मैं कहीं जा सकती हूँ ना आप कहीं जा सकते हो। तो जितना टाइम यहाँ पे हमें रहना है, एक साथ तसल्ली से टाइम काटते हैं ताकि मैं अपनी ड्यूटी कर लूँ और घर भी शांति से चलता रहे। आपका भी बुढ़ापा आराम से सुधरेगा, घर में एक पॉजिटिविटी बनी रहेगी। लेट्स नॉट स्टार्ट इट अगेन। आप उनको सीधे बोल दो, सीधे शब्द में, कि नहीं ये शुरू मत करो, वरना फिर वही चीज़ होगी, फिर वही चीज़ होगी, फिर वही चीज़ होगी। और पिछली बार मैं आ गई थी, अब मैं कहाँ जाऊँगी और आप कहाँ जाओगे। आप उनको स्टार्टिंग में ही टोक दोगे ना, तो पर्पजली शायद रुक जाएं। तो आपको कहने का मतलब एक रीस्टार्ट करना है दोबारा से पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। जो पिछली बातें हुई उनको एक साइड रख दो, कोशिश करो भूलो नहीं, लेकिन उनको अब के डिसीजन पे हावी मत होने दो। और दोबारा से ट्राई करके देखो, क्या पता पहले जो स्थितियाँ थी अब वो बने ही ना। तो ऑब्वियसली परिवार साथ रहेगा। तो जहाँ आप 4 रह रहे हो ठीक है, वो 2 और सही। अब ये है कि पहले आप ताला लगा के, भाई यूनिट फैमिली के अपने पर्क्स होते हैं और जॉइंट फैमिली के अपने। आप कहीं चले जाते थे, अब हो सकता है उनको साथ लेके जाना पड़े। तो ये सब चीज़ें देखो, आपके पति भी मजबूर हैं, आप भी मजबूर हो, किसी के पास भी कोई ऑप्शन है नहीं। ठीक। तो अपना मेंटल पीस मेंटेन रखो। मे भी इसमें भी कोई ऊपर वाले की अच्छी बात छिपी हो, और आप अपनी जॉब पर ध्यान दो, फ्री माइंड होके आने दो उन्हें, बस देखो कि क्या होता है। तो जो होगा उसके हिसाब से रिएक्ट करना। अभी से अपनी टेंशन बिल्कुल मत बढ़ाओ। हमेशा सब कुछ बुरा ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, मे भी स्थितियाँ बिल्कुल बदल जाएं, इंसान बदलते हैं। आप जज नहीं कर सकते कि आज जो इंसान ऐसा है वो 3 साल बाद भी ऐसा रहेगा या 3 महीने बाद भी ऐसा रहेगा। पता नहीं कौन सी चीज़, कौन सा थॉट इंसान के सोचने के तरीके को बदल दे। तो एक पॉजिटिव नोट के साथ दोबारा रीस्टार्ट करो। रही बात प्रॉपर्टी की, तो जो आपका था वो तो है ही, साथ में कुछ बढ़ भी जाए। अब देखो, सास से रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैंने कवर कर लिए दोनों एपिसोड के। अभी चलते हैं पति वाले क्वेश्चंस की तरफ, और कई सारे हैं लेकिन इनमें से कई एक मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी, तो फटाफट से ख़त्म हो जाएंगे ये। अभी पहला है, देखो पति जिम्मेदार हैं, घर के बड़े बेटे हैं, लेकिन जो प्रश्न पूछ रही हैं उनकी एज है 28, और पति वो प्यार और सम्मान नहीं देते जो एक इस उम्र में चाहिए होता है। ठीक है। कीप ऑन ट्राइंग। आपके बड़े बेटे, वो बता रही हो, पति जो हैं घर के हैं, तो उनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, मे भी वो नहीं इतना खुल पा रहे, और लेकिन आपकी एज इतनी कम है, उस हिसाब से अभी टाइम लगेगा, हो सकता है उन्हें लग रहा है। और रही बात आपकी, जब आप ये चीज़ फील कर रहे हो, आप इमोशनली उनसे जुड़े हुए हो, तो वो अपना प्यार आपको दिखाएं नहीं दिखाएं, लेकिन आप अपना प्यार दिखाने में उन्हें कमी मत छोड़ो। अपनी तरफ से बिल्कुल खुले मन से उन्हें स्वीकार करो। उनको जितना प्यार दिखाना है आप दिखा सकते हो, आपके पति हैं, लीगली अप्रूव्ड है, कोई आपको इसमें गलत नहीं ठहराएगा कि हाय अपने पति को ऐसे कैसे कर रही है। तो आप अपनी साइड से कोशिश जारी रखो, धीरे धीरे वो भी आपके प्यार की कदर करेंगे, और जैसा आपको चाहिए उस फॉर्म में आपको ज़रूर प्यार और सम्मान देंगे। अगला प्रश्न आता है पति से रिलेटेड कि वो बुराई करते हैं, सारी ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के बाद भी मेरी बुराई करते हैं। भाई बुराई करने वालों को करने दो, तुम उसे रोक नहीं सकते। अपना काम जो कर रहे हो, अगर वो वास्तव में अच्छा है ना, तो जिससे बुराई कर रहा होगा ना उसको भी सब पता रहता है, यही पागल नजर आएगा। दिक्कत वहाँ होती है जब जिनसे वो बुराई कर रहा है वो आपको जानते ही नहीं। ऐसे लोगों के सामने अगर बुराई कर रहा है
तो भी आप कैसे शांत रहोगे? जब वो आपको जानते ही नहीं तो वो आपसे कन्फ्रंटेशन करने कभी आने वाले भी नहीं है कि तू ऐसी है, तू वैसी है। समझ रहे हो? और जो आपको जानता होगा उसके सामने अगर बुराई कर रहे हैं तो वो आपको जानते ही है कि भैया सारा तो काम करती है, ये पता नहीं क्या गा रहा है। तो लेट इट बी, इस चक्कर मत पड़ो। और पति के मुंह से तारीफ सुनने की अगर आपकी इच्छा है तो वो तो भाई एक ड्रीम होता है, कभी कभी पूरा हो जाता है किसी किसी का। नहीं तो यही रहता है कि कमियां बुराई बहुत मुंह खोल के बता दी जाती है, लेकिन तारीफ करने के लिए फिर शब्द अक्सर नहीं होते सासू माँ के पास, पति के पास और ससुराल वालों के पास। लेकिन कमी पूछोगे तो ढेर सारी पूरे काव्य ग्रंथ लिख सकते हैं। लेकिन अगर उनसे कह दिया कि भाई आपकी बहू में अच्छी बात क्या है, तो शायद उनके पास एक या दो लाइनें भी ना निकले। तो ये हर एक के साथ है, तो बुराई करते हैं, ये नॉर्मल है। नॉर्मल मान के इसको छोड़ दो। दोनों ही केस में मैंने आपको बता दिया, चिंता करने की कोई बात है नहीं। अगला क्वेश्चन आता है, पति शक करते हैं। इस तरीके का एक क्वेश्चन पहले भी आया था, मैंने बहुत डिटेल में उसका आंसर दिया था। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि इतने सारे एपिसोड में कोई एक क्वेश्चन ढूंढना इट्स रियली अ टास्क। तो आप ये कर सकते हो कि आप रेंडमली जो वीडियो सामने आया उसका थोड़ा बहुत टाइटल में पता होता है, कभी कभी मैं पिंड कमेंट में लिख देती हूँ, उसमें एक आइडिया लग जाता है कि इसमें कौन कौन से प्रश्न होंगे। ठीक है, अब यहाँ की बात करते हैं कि पति शक करते हैं, बेवजह करते हैं। और इन्होंने काफ़ी लंबा लिखा था कि उन्हें लगता है कि वो मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं, मतलब उन्हें साइकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। इतना ज़्यादा मैं मान रही हूँ, आपके साथ रह रहे हैं, आपको ज़्यादा पता होगा कि क्या है। अगर आपको यही लग रहा है तो उन्हें मनाओ कि किसी तरीके से वो चले जाएं साइकोलॉजिस्ट के पास। बाकी एक इन्होंने ये बोला कि कोई भी आदमी अगर मेरे आसपास है तो वो परेशान हो जाते हैं, चाहे उनका भाई क्यों ना हो। देखो, अगर आपके पति इतना परेशान हो रहे हैं और बाकी सब कुछ परफेक्ट है, उनको ये एक प्रॉब्लम है कि आप अगर किसी मेल से बात कर रहे हो तो उनको दिक्कत है, तो मेरे ख्याल से इतना एडजस्टमेंट हमें भी कर लेना चाहिए कि ठीक है, एटलीस्ट हम उनके सामने किसी मेल से बात ना करें। यहाँ कोई वुमन होने का वो ख़त्म नहीं हो जाएगा, हमारा आत्मसम्मान ये वो। अगर हमें लग रहा है कि आपने देखा होगा ना, कुछ पत्नियां भी सुपर जेलस होती हैं, अगर उनका पति किसी की तरफ देख भी लेना, बात करना तो छोड़ो, तो वो आग बबूला हो जाती है। तो ये नेचर होता है। अगर आपके पति को इतनी प्रॉब्लम है तो आप ये कर सकते हो, अगर बाकी चीज़ें ठीक हैं, कि आप एटलीस्ट उनके सामने किसी मेल से बात ना करो, पर्सनली अवॉइड करो उस चीज़ को। आप अपने देवर से बात मत करो, अपनी देवरानी, जेठानी, नंद, सास, मामी, चाची, सास, दुनिया भर की औरतें जो आपके सर्कल में, आप उनके साथ एंजॉय करो। जो इन्होंने एक लाइन लिखी कि मैं फैमिली फंक्शन में एंजॉय नहीं कर पाती हूँ, तो फैमिली फंक्शन एंजॉय करने के लिए आदमियों की क्या ज़रूरत पड़ती है हमें? हम तो औरतों में ही मस्त हो जाते हैं। तो हम अपनी औरतों में ही मस्त रहें, आपके पति भी खुश रहेंगे कि मेरी पत्नी औरतों के साथ खुश रह रही है। ठीक है, अगर मेरा बंदा कंफर्टेबल है तो मैं किसी के साथ भी डांस करूँ, बात करूँ। लेकिन अगर मेरा बंदा कंफर्टेबल नहीं है और इस इतनी सी 10 मिनट की बात के पीछे मेरे घर में कलेश होगा, तो मैं निरी पागल हूँ अगर मैं फिर भी किसी आदमी से बात करूँ तो। ठीक है, और हर टाइम तो वो आपके सिर पर घूम नहीं रहे, कोई ज़रूरी बात है, कुछ है, जब वो नहीं है कर लो बात। एक चीज़ हो गई। दूसरी क्या है कि अगर वो आपके ऊपर लगातार शक करे ही जा रहे हैं, करे ही जा रहे हैं, एक बार अपने हाव भाव, अपने कपड़े पहनने का ढंग, अपनी बातें, या लोग आपके साथ कैसी बातें कर रहे हैं उसको भी आप एक कहना चाहिए बाहर से दृष्टि से देखो, अपनी नज़र से मत देखो कि कहीं, इसकी एक सिंपल एक लाइन है कि कहीं आपके पहनावे या आपकी बातें या आपके हाव भाव से किसी को भी कोई गलत मतलब वो तो नहीं मिल रहा इशारा जो आप नहीं समझ पा रहे हो। आप बाय नेचर नॉर्मली बात कर रहे हो, लेकिन आपके हस्बैंड को वो चीज़ गलत दिखाई दे रही है। तो ये कई बार ना हमें पता नहीं होता, हम नॉर्मली बात कर रहे होते हैं, हमें लग रहा है इट्स नॉर्मल, लेकिन देखने में वो ऐसा लग रहा है कि हम कहीं ना कहीं कुछ अलग टोन में बात कर रहे हैं। तो वो भी आप एक बार निगाह मार लो कि ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा होगा तो आपके हस्बैंड सिर्फ आपको ही लेके ऐसे होंगे, बाकी किसी के साथ ऐसे नहीं होंगे। और अगर वो सभी के साथ ऐसे हैं कि कोई भी दो आदमी औरत अगर बात कर रहे हैं तो उनको लग रहा है गलत है, तो फिर उनके यहाँ दिक्कत है। तो सारी चीज़ों पे आप ध्यान से देखो और उसके बाद डिसीजन लो कि एक्चुअल में कंडीशन आपकी है कौन सी वाली। तो उस हिसाब से आपको एक राह मिलेगी कि मैं अपने अंदर चेंज लाऊं, या मेरे पति को डॉक्टर को दिखाऊं, या फिर एटलीस्ट पति के सामने मैं इन चीज़ों को अवॉइड कर दूं। तीनों ही कंडीशन आपकी अपनी ज़िंदगी में जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि इनमें से आपको एक्चुअल में क्या करना है।
एक ना बड़ा इंटरेस्टिंग सा आया कि पति वैसे तो ठीक है, अच्छे हैं, लेकिन बाहर वालों के सामने बेइज्जती करते हैं। मैं आपको बताऊं, शॉकिंग है लेकिन ट्रुथ है, अगर ऐसा है आपके पति कहीं ना कहीं बाहर वालों के सामने अपनी पर्सनैलिटी को लेके थोड़े से इनसिक्योर हैं और वो उनके सामने दिखाना चाहते हैं कि देखो मैं अपनी पत्नी पर कैसे रौब जमाता हूँ, मानो ना मानो, ये 101% बात यही होती है। अगर कोई बंदा नॉर्मली सही रह रहा है ना और अपने घर वालों के सामने या बाहर वालों के सामने आप पे रौब जमाने की कोशिश करता है या आपका मजाक उड़ाता है या आपके साथ बुरी तरीके से पेश आ रहा है, तो वो एक्चुअली आपके साथ बुरी तरह पेश नहीं आ रहा, वो एक्चुअली अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो इस चीज़ को जब आप समझ जाओगे ना तो आप भी ग्रेसफुली लेके हंस के टाल दिया करो कि मतलब आप समझ गए आप वो क्यों कर रहे हैं, तो ठीक है, लेट इट बी। कोई सोचेगा कि अरे देखो पत्नी पे कितना रौब है इसका, तो सोचने तो आपके पति की इज्जत ही तो बढ़ रही है। अगर कोई ये सोचे आपके घर वालों के सामने ये चीज़ गलत जा सकती है कि अरे हमारी लड़कियों को ऐसे रख रहा है, तब आप उनकी बात का मजाक के तौर पे ही लेकिन सीधा जवाब दे दो, या जो भी आपका क्लोज बना है कि भैया ये सबके सामने का एक्टिंग है, पीछे ठीक रहता है। तो आप ये जब पहले खुद समझ जाओ, वो उनका इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है और कुछ नहीं है। तो आप उसको अगर आप ले सकते हो तो ले लो, अगर आपको नहीं लेना है, कुछ ऐसा बोल रहे हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पिंच कर रहा है, तो अगर वो सबके सामने जवाब दे रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, आप भी एक दो बार मुंह तोड़ जवाब दे दो, लेकिन स्माइल के साथ देना। तो कहीं ना कहीं वो ले लेंगे कि भाई सबके सामने फिर ये भी मेरी उतार देगी तो रहने दो, फिर वो बंद कर देंगे। एक क्वेश्चन 2 बार आया सेम, मैंने आज दोनों ही एपिसोड देखे, उसमें दोनों में भेजा हुआ था कि अंबाला से है ये कि सुबह 8 से 9 समझिए इनके पति निकलते हैं और रात को फिर वही 8 से 9 आते हैं, यानी 12 घंटे की लगभग जॉब है। इनकी शिकायत ये है कि जॉब पे आने के बाद भी वहाँ से वो फिर फ़ोन में लगे रहते हैं और इन्हें टाइम नहीं देते, बच्चे भी नहीं हैं। तो ये कंडीशन ना देखो बहुत लोगों के साथ होती है, और मैं आपको बताऊँ ये कंडीशन 90% केसेस में बच्चे होने के बाद ख़त्म भी हो जाती है। एक हस्बैंड वाइफ हैं तो या तो उनका रोमांटिक बॉन्ड इतना स्ट्रांग हो कि भाई वो वहाँ से आते आते सोचे कि अरे मेरी पत्नी मिलेगी ये वो, लेकिन अगर नॉर्मल शादी है, नॉर्मल प्यार है जो रियल लाइफ में होता है, तो उतने में क्या हो रहा है कि वो 12 घंटे काम करके आ रहे हैं ना, तो वो थोड़ा रिलैक्स करना चाह रहे हैं। और आजकल रिलैक्स का मतलब ही यही है कि बिस्तर पे लेटो, गर्मी है तो एसी चला लो, सर्दी है तो कंबल ले लो और फ़ोन में अपना रील ये वो स्क्रॉल कर लो, यही रिलैक्सेशन माना जाता है आपके टाइम पे, हर एक का यही है। तो वो रिलैक्स करना चाह रहे हैं, दैट्स इट, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जब वो आए उससे पहले आप अपना सारा काम निपटा लो, ठीक है। जब वो आ गए थोड़ी देर अपना आधा घंटा रिफ्रेश हुए जो भी है, उसके बाद खाना वाना खा लिया, फिर वो अपना फ़ोन में टाइम लगा रहे हैं ना, आप भी उन्हीं के पास जाके अपना आराम से लेटो। तो उसमें क्या होगा, फ़ोन में मान लीजिए उन्हें कुछ दिखाई दिया या आपके कुछ कान में पड़ा कि कुछ इंटरेस्टिंग है, आप खुद देख लो कि अरे दिखाओ क्या देख रहे हो, आपके फ़ोन में कुछ आया कि जी देखो इसमें क्या है। इस तरीके से आप कन्वर्सेशन और फ़ोन साथ में चला सकते हो, लेकिन जब उन्हें लगेगा कि उनकी पत्नी के साथ टाइम बिताना भी एक पॉजिटिव वो है, एक रिलैक्सेशन है, कोई बोझ नहीं है, तो थोड़ी देर बाद वो फ़ोन को रखेंगे और आपके साथ इन्वॉल्व होंगे। ये चीज़ ट्राई करके देखो, क्योंकि अगर हम किसी बंदे को ज़बरदस्ती अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, ज़बरदस्ती कोशिश करते हैं कि वो हम पे ध्यान दे, तो वो अक्सर इरिटेट होकर ना और दूर होता चला जाता है। अगर हम उसको रिलीज़ कर देते हैं आराम से कि ठीक है आपको रेस्ट करना है, रेस्ट करो, अब वो लेटे हुए हैं, आप भी उनके पास जाके लेट गए, वो भी फ़ोन चला रहे हैं, आप भी फ़ोन चला रहे हो, एक जना ईयरफोन ले लिया, कुछ भी है, बीच बीच में आप डिस्कस करते जा रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ काम करेगी, आप काम करके देखना इस पे। और दूसरी चीज़ की जो घर की ज़रूरतें हैं या किसी और के रिश्तेदार की कलह कलेश की बातें, कोशिश करो कि शुरुआती 1 से 2 घंटे में तो बिल्कुल ना हो। जब आपके पति का मूड ठीक हो, खुद पूछ रहे हैं या लग रहा है चलते फिरते इतनी बात तो चलो कान में डाल दो, वो आप उतनी बोल दो। जहाँ तक ग्रोसरी और इन सब का सामान है सब ऑनलाइन मिल जाता है, नहीं वो ला के दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो सब चीज़ें आप भाई 12 घंटे की जॉब पे जा रहे हैं, आप वो सब खुद हैंडल कर लो। सारे जो भी होम रिपेयर का काम है वो भी सब फ़ोन में नंबर रखो, आ जाते हैं, कर जाते हैं कारीगर। तो अगर कोई ऐसा लगे आपके ऊपर से जा रहा है काम, तो रोक दो कि भाई ये काम इतने तो मैंने कर लिए, इतने नहीं हो पाएंगे, तो ऐसा नहीं है,
धीरे धीरे चीज़ें ट्रैक पर आएंगी। और इस बीच में अगर कोई बच्चा आ जाता है आपकी लाइफ में तो फिर वो ऑटोमेटिकली डाइवर्ट हो जाता है बंदे का दिमाग, तो फिर वो उनके साथ इन्वॉल्व होने लगेंगे।